बच्चों, मैं सीमा अग्रवाल BSc पार्ट सेकेंड में आपका की क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, पीछे कई लेक्चर्स में हम हमारी जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ एलिमेंट्री ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो गया था, पूरी यूनिट ख़त्म हो गई है। अब हम आज से अपनी एक नई यूनिट शुरू करेंगे दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आप लोगों की BSc पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट को कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ लिया, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लिया। डी ब्लॉक एलिमेंट की ही कुछ खास प्रॉपर्टीज, उनमें से एक होते हैं अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अब हम क्योंकि डी ब्लॉक पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग पुरानी क्लासेस में बहुत बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हो कि यौगिक या कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत पहले से हम ये परिभाषा पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सिंपल जो यौगिक के हम परिभाषा देते हैं वो क्या कह देते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका है पोटेशियम। ठीक है, ये एक तत्व है, इसने जब क्लोरीन से रिएक्शन करा तो हम क्या कह देते हैं, KCl। आपके पास क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। ठीक है, इसी तरह Mg, ठीक है, दो MgCl2 से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, MgCl2। ठीक है, तो ये हमारा एक यौगिक हो गया और ये हमारा एक यौगिक, ये तो हमारे सिंपल यौगिक हो गए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इन दोनों यौगिकों को हम मिला दें। ठीक है, यानी कि KCl प्लस MgCl2। ठीक है, और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हम मिला दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KCl, MgCl2 और H2O। ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं एडिशनल कंपाउंड्स। ठीक है, यानी दो कंपाउंड मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, कंपाउंड या सॉल्ट्स कह देते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया। इसी तरीके से आपने बहुत सिंपल सा एग्जांपल पढ़ा हुआ है, पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं, पोटाश एलम, जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि दो कंपाउंड किसे कहते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो एक तो हमारे पास इस तरीके का आएगा, जब हमारा एक यौगिक क्या हो गया, KCl पहले से यौगिक है, वो दूसरा यौगिक, यानी पहले तो हमने यौगिक बनाए, अब दो यौगिकों को हम आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ इस तरीके के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, यदि हमारे पास यदि इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, KCN, ठीक है, KCN ने किससे रिएक्शन किया, फेरस साइनाइड से, FeCN होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये बनाता है आपका K4FeCN होल 6। तो यहाँ पे क्या देंगे, बैलेंस करने 4 KCN। तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है, ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है, उन दोनों ने मिलकर कंपाउंड बनाया। तो कहने का मतलब ये कि हम पहले पढ़ चुके हैं यौगिक किससे कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दो यौगिक आपस में जब मिलवाते हैं तो हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन आ जाती है। एक तो ये दो यौगिक हमने मिलवाए, ये कंपाउंड बना, एक हमने ये दो यौगिक मिलवाए और ये कंपाउंड बना। तो दिखने से लग रहा है हमने इनको लिखने का तरीका भी हमारा अलग अलग है। तो क्या डिफरेंस है, यदि हम ये जो हमारा सॉल्ट बना हुआ है KCl MgCl2 H2O या K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 0.24 H2O,
यदि हम इस कंपाउंड को वापस से पानी में घोलेंगे तो ये हमारे पास क्या क्या मिल जाएंगे, KCl, MgCl2 और 6H2O मिल जाएंगे। यानी फिर KCl किस में हो जाएगा, पोटेशियम में, क्लोराइड में, Mg में और Cl2 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो हमारे पहले वाले सॉल्ट थे, आप क्या कह सकते हो, इस तरीके के यौगिक जिनमें कि यदि हम वापस से इनको डिसॉल्व करें तो ये वापस से अपने पेरेंटल कंपाउंड में टूट जाएगा। ये पेरेंटल कंपाउंड क्या है, KCl और MgCl2, और KCl फिर वापस से किस किस में टूट जाएगा, पोटेशियम और क्लोरीन में पोटेशियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये वाला कंपाउंड बनने के बाद भी इसमें जो ओरिजिनल आयन है, K आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, Mg+2 आयन और Cl2 आयन, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। ये हमारे कहलाते हैं डबल सॉल्ट या द्विक लवण जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है ये एडिशनल कंपाउंड। दूसरे तरीके का हमारे एडिशनल कंपाउंड क्या है, हमने क्या करा, KCN, पोटेशियम साइनाइड का फेरस साइनाइड से यदि रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, K4FeCN6, ये FeCN6 है। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमें मिलता है। अब यदि हम इसको वापस से डिसॉल्व करें तो ये क्या होगा, हम ये देखते हैं कि K4FeCN6 को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम आयन प्लस FeCN6 -3। ठीक है, तो इसको यदि हम डिसॉल्व करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, K4FeCN6 -3। यानी अब हमें KCN और फेरस साइनाइड नहीं मिलेगा, या इन टर्न हमें कह सकते हैं कि हमें पोटेशियम आयन तो मिल जाएंगे लेकिन साइनाइड आयन और फेरस आयन नहीं मिलेंगे, इनके पेरेंटल कंपाउंड हमें नहीं मिलेंगे। तो जो सीधी सी बात थी कि दो तरीके के हमने एडिशनल कंपाउंड लिए, एडिशनल कंपाउंड को इस तरीके को हमने डिसॉल्व बनाए तो ये मिला, इन दोनों को हमने मिलाया तो ये बना। लेकिन इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे तो वापस से अपने पेरेंटल आयन में टूट जाएगा, लेकिन ये अपने पेरेंटल आयन में नहीं टूटेगा और इसके जगह हमें क्या मिल जाएंगे, दूसरे तरीके के आयंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट वाले कहलाते हैं आपके डबल सॉल्ट्स और सेकंड वाले आपके कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो यदि अपन ये कहें कि कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जब दो नॉर्मल जो सॉल्ट होते हैं उनके सॉल्यूशन को आपस में मिक्स्ड किया जाता है, किसमें, इक्विमोलर रेशियो में मिक्स किया जाता है, तो और उसके बाद उसको एवोपरेट किया जाता है, तो जो क्रिस्टल है वो हमें एडिशनल कंपाउंड से क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, योगात्मक यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। पहले वाले क्या होते हैं, पहले वाले जो कंपाउंड होते हैं, दीज कंपाउंड एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, ऑन डिसॉल्विंग देम इन वाटर और अदर सॉल्वेंट दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन और मॉलिक्यूल्स, है ना। Thus physical and chemical properties of double salts are similar to those of the normal salt। यानी कि इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं, इनको जब हम पानी में या किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं उनमें टूट जाते हैं, या हम ये कहें कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल आयंस की होती है वो इसमें बरकरार रहती है। ठीक है, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे कि दो सॉल्ट को मिलके इनको बनाया गया है। ठीक है, और इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये क्या क्या होते हैं, KCl, MgCl2, 6H2, ये मिलके आपस में क्या बना लेंगे, ये वाला एडिशनल कंपाउंड बना लेंगे, डबल सॉल्ट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन्होंने ये डबल सॉल्ट बना लिया। दूसरे तरीके के जो कंपाउंड जैसा अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, जब दो सॉल्ट के जो मिक्सचर है वो आपस में मिलाने पे इस तरीके का कोई कंपाउंड दें जिसकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी, पेरेंट कंपाउंड से एंटायरली डिफरेंट होंगी। ठीक है, पेरेंट कंपाउंड से एंटायरली डिफरेंट होंगी, और जब हम घोलेंगे तो हमें इनके पेरेंट कंपाउंड नहीं मिलेंगे, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को खो चुके होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया,
पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को मिला के क्या बनते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो जो दूसरे वाले कंपाउंड्स थे उस पे जब स्टडी की गई, पहले वाले जो कंपाउंड थे वो तो बहुत सिंपल कंपाउंड थे, उनकी अपन स्टडी कई बार कर चुके हैं, लेकिन जो दूसरे कंपाउंड्स थे वो एक टिपिकल तरीके से के कंपाउंड थे। और ये केमिस्ट के लिए एक बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि इस तरीके की जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, जो उस समय की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। हालांकि जो सिंपल उस समय की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं आपके, इनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी, पर इन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए इन कंपाउंड्स को क्या कह दिया गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जटिल यौगिक कह दिया गया। ठीक है, जटिल या कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स थे कि समझ में नहीं आ रहा था। बहुत दिन तक ये ऐसा रहता रहा, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुआ वर्नर, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, वर्नर साइंटिस्ट हुआ। उसने क्या करा, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उसने इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद उसने जितने भी इस तरीके के कंपाउंड्स हैं उन सबको उसने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और उसने क्या कहा कि इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है, उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, इसलिए बाद में ये जो इनिशियली जिनको अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह रहे थे, क्योंकि अब बाद में अपने को पता चल गया कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इन कंपाउंड्स को क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिक कहा जाता है। जैसे कि आयनिक बॉन्ड जिसमें पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसी तरीके से जिसमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं, उपसहसंयोजक कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्नर ने क्या करा, वर्नर ने कोबाल्ट के जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी स्टडी की। ठीक है, उनकी स्टडी करने पे उसने क्या करा कि कोबाल्ट के जो कंपाउंड्स है वो भी जटिल कंपाउंड ही थे। उसने क्या करा, ये कंपाउंड लिया COCl3NH3। ठीक है, इनका वो रेशो चेंज करता गया और इसने उनका रिएक्शन किससे करवाया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से करवाया। ठीक है, जब उसने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से करवाया तो उसने क्या देखा कि ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड था, ठीक है, उससे तो क्या मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड के मिलते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो 3 क्लोरीन है वो रिप्लेसेबल है। फिर उसने क्या करा कि उसने इसका थोड़ा सा, सॉरी ये 6NH3 है, इसने इसका क्या करा, थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज किया। इसने क्या करा, अमोनिया मॉलिक्यूल तो 5 रखे और इसने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया और फिर इसका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया, तब भी इसको क्या मिले, 3 मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड के मिले। अब उसने क्या करा कि फिर एक उसने कंपोजिशन चेंज कर दिया और उसने क्या करा, इसने COCl3 रखा लेकिन वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया। ठीक है, COCl3 ऐसा सच रखा लेकिन अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल रखे और इसमें से इस वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया और फिर उसने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया। तो उसने देखा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की सिर्फ
2 मोल काम आए, 2 है ना, और इसका ये कंपाउंड बन गया इसमें से आपको सिर्फ 2 मोल ऑफ AgCl मिले। फिर उसने क्या करा, फिर चेंज करा, उसने क्या करा, COCl3 रखा और उसने एक और अमोनिया की मॉलिक्यूल को हटा दिया। ठीक है, और फिर उसने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया। ठीक है, उसने देखा सिर्फ एक मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट का काम आया और यहाँ पे AgCl का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, अब उसको और आश्चर्य हुआ, उसने फिर क्या करा, फिर उसने कंपोजिशन चेंज कर दिया। और अब उसने कंपोजिशन कैसे चेंज किया कि COCl3 रखा लेकिन अमोनिया के मॉलिक्यूल एक और हटा दिया, तो कितना हो गया 3NH3। और जब उसने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया तो एक भी मॉलिक्यूल इसको सिल्वर क्लोराइड का नहीं मिला। ठीक है, नो रिएक्शन। तो वर्नर ने क्या करा, कोबाल्ट के कंपाउंड लिए, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस लिए। उस समय तक कॉम्प्लेक्स से कहेंगे, जटिल यौगिकी कहेंगे उनको अपन। ठीक है, उसने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाया। तो उसने फर्स्ट वाले में देखा कि 3 मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट के काम आ गए और आपको 3 AgCl के मॉलिक्यूल मिले। फिर उसके बाद उसने उसका क्या करा, कंपोजिशन चेंज कर दिया। उसने एक अमोनिया का मॉलिक्यूल हटा दिया और उसकी जगह एक वाटर मॉलिक्यूल रख दिया। तो अभी उसने देखा 3 मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट के काम आए और 3 सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिले। फिर उसने क्या करा, इस वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया, तब उसके पास 2 सिल्वर नाइट्रेट के मॉलिक्यूल काम आए और 2 मॉलिक्यूल इसके 2 मोल AgCl के मिले। फिर उसने क्या करा, एक और अमोनिया मॉलिक्यूल को हटा दिया तो सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट का 1 मोल काम आया और AgCl का 1 मोल मिला। और जब उसने और चेंज करा तो इसके बाद इसका रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, और उसने इसको क्या देखा कि जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल था उसका रंग तो कैसा होता है, कुछ कुछ ऑरेंजिश येलो, यानी कि नारंगी पीला, पीलापन लिए हुए थोड़ा सा ऑरेंज। ठीक है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल से जो उसने एक अमोनिया मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया था उसका रंग होता है गुलाबी या पिंक। ठीक है, और उसने देखा कि जब 5NH3 उसने लिए थे, ठीक है, जो 5NH3 लिए थे उसका होता है वायलेट या बैंगनी। ठीक है, जो 4NH3 लिए थे उसका होता है ग्रीन और वायलेट। ठीक है, ग्रीन और वायलेट, इन दोनों में से एक होता है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या करा कि जब इसके 2 तरीके के रंग हैं तो इसका मतलब इसने क्या करा कि इसमें आइसोमेरिज्म हो सकती है, 2 तरीके के कंपाउंड बना सकता है 4NH3 वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो। ठीक है, और जब इसने 3 मॉलिक्यूल लिए तो उसका कौन सा दिखा, उसका ब्लूइश ग्रीन दिखा। ठीक है, तो उसने क्या करा, ये निकाला। तो इन सब कंपाउंड, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्नर ने कुछ थ्योरी दी और वो थ्योरी आपकी कहलाती है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और आज की तारीख में ये जब से इसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जब से इसने एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद से ये यौगिक इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि इनको अपन एक अलग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इतने इंपॉर्टेंट है ये आज की तारीख में। ठीक है, तो वर्नर ने कुछ कॉमन बातें निकाली। वो कॉमन बातें क्या थी कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, है ना, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो उसने क्या कहा, इसमें 2 तरीके की वैलेंसी पाई जाती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, आयनिक होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी दिशात्मक नहीं होती है। ये क्या करती है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी वैलेंसी जो मेटल आयन है, यानी इसमें हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा कोबाल्ट मेटल आयन है, उस मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है। ठीक है,
ये कैसी होती है, आयनाइजेबल होती है और अधिकतर ये किससे होती है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, यानी जब हम पानी में या किसी भी सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो ये क्या देती है, एनाइंस देती है। और इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। इसका सेटिस्फाइड हो या नहीं हो चल जाती है। ठीक है, और जो दूसरी तरीके की वैलेंसी होती है वो हमारी कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कहती है नॉन आयोनाइजेबल होती है, यानी ये आयोनाइज नहीं होती है, ये डायरेक्शनल होती है, सॉरी दिशात्मक होती है, नॉन डायरेक्शनल नहीं, ये कैसी होती है, दिशात्मक होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करती है। ये जो है नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाइड हो सकती हैं, न्यूट्रल से भी सेटिस्फाइड हो सकती हैं, और कुछ केसेस में ये पॉजिटिव आयन से भी सेटिस्फाइड हो सकती हैं। और ये जिनसे सेटिस्फाइड होती हैं वो क्या कहलाती हैं, लिगेंड कहलाती हैं। ठीक है, और ये जो मेटल आयन और लिगेंड है, अब हम क्या कहेंगे कि कोई भी सेंट्रल मेटल आयन जिससे बंधा होता है उसको अपन ने क्या कह दिया, लिगेंड कह दिया। मेटल आयन और लिगेंड जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो वैलेंसी होती है वो क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। तो वर्नर की जो थ्योरी थी, वर्नर की थ्योरी जो थी उसने क्या कहा कि हर कॉम्प्लेक्सेस की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव से, पॉजिटिव से या न्यूट्रल एटम से सेटिस्फाइड हो सकती हैं, जिसको अपन लिगेंड कहते हैं। और ये लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से या जो आपकी केंद्रीय धातु होती है उसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इससे इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या एक्सपेरिमेंट था और उसने उसका कैसे कंक्लूजन निकाला, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।